और इस वक्त की अहम खबर जयपुर के दूदू से, जहां पर सड़क पार कर रहे युवक को ट्रक ने टक्कर मारी है। हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हुई है। सूचना पर मोखमपुरा पुलिस मौके पर पहुंची है। बगरू अस्पताल की मोर्चरी में शव को रखवाया है। सड़क पर लगे जाम को खुलवाने के प्रयास में पुलिस जुटी हुई है। NH 48 पर महला पुलिया के पास में यह हादसा हुआ और सूचना पर मोखमपुरा पुलिस मौके पर पहुंची है। बगरू अस्पताल की मोर्चरी में शव को रखवा दिया गया है। बहुत ही दर्दनाक यह हादसा जयपुर के दूदू से खबर मिल रही है, जहां पर सड़क पार कर रहे युवक को ट्रक ने टक्कर मार दी है। हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हुई। सूचना पर मोखमपुरा पुलिस मौके पर पहुंची। बगरू अस्पताल की मोर्चरी में शव को रखवाया है। सड़क पर लगे जाम को खुलवाने के प्रयास में पुलिस जुटी हुई है। NH 48 पर महला पुलिया के पास में ये दर्दनाक, ये भीषण, ये खतरनाक हादसा हुआ। लगातार हम देख रहे हैं कि राजस्थान में रफ्तार का कहर जारी है और रफ्तार के कहर में कई जाने काल के गाल में समा गई है। फिलहाल ये तस्वीरें दूदू की आप देख सकते हैं, जहां पर एक युवक को ट्रक ने टक्कर मार दी, जिसके बाद लोगों की भीड़ वहां पर जमा हो गई। जयपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संचालक डॉक्टर मोहनराव भागवत का प्रेरक संबोधन सुनने को मिला है पाथेकंड संस्थान के नारद सभागार में, और ये जीवन समर्पित ग्रंथ के विमोचन समारोह में उन्होंने कहा कि संघ की असली शक्ति स्वयंसेवकों के भाव, बल और जीवन बल में निहित है। उन्होंने बताया कि 100 सालों से संघ विरोध और उपेक्षा के दौर में भी उसी समर्पण के साथ में आगे बढ़ा है, जो कि उसे आज समाज में व्यापक स्वीकार्यता दिला रहा है। राजस्थान के 24 दिवंगत प्रचारकों की जीवन गाथाओं पर आधारित इस पुस्तक को उन्होंने नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत बताया और स्वयं सेवकों से आग्रह किया कि वे इस परंपरा को अपने जीवन में भी उतारे। समारोह में कई गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। तो ये तस्वीरें आप देख लीजिए। मोहन भागवत, इन तस्वीरों में लोकार्पण यहां पर किया जाता है। ये जीवन समर्पित ग्रंथ का लोकार्पण यहां पर किया जाता है और उन्होंने कहा कि संघ को समझने के लिए प्रत्यक्ष अनुभव बेहद जरूरी हो जाता है। ये तस्वीरें आप देख लीजिए। स्वयं सेवकों के भाव और बल से ये संघ चलता है, ये बात भी कही गई। यहां पर मोहन भागवत का सम्मान भी किया जाता है। और ज्यादा जानकारी के लिए पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। लाल सिंह, इस प्रोग्राम का क्या कुछ उद्देश्य, क्या कुछ इस प्रोग्राम में खास रहा और मोहन भागवत ने क्या कुछ खास बातें कही? देखिए पर ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था जो माँ भारती के लिए जिन्होंने अपने जीवन का उत्सर्ग किया, प्रचारक की तरह जिन्होंने जीवन दिया, उनके ऊपर एक पुस्तक लिखी गई है। उसमें करीब 24 प्रचारकों के जीवन को समेटा गया है कि उन्होंने किस तरह अपना जीवन राष्ट्र के लिए समर्पित किया। उस पुस्तक का आज लोकार्पण होना था। इस कार्यक्रम में उनका कार्यक्रम रहा, पाथेकंड में कार्यक्रम था और यह जीवन समर्पित इस नाम से ग्रंथ की रचना की गई है। 24 संघ प्रचारकों के जीवन के बारे में इसमें बताया गया। लेकिन जहां तक आपने कहा कि क्या कहा, तो आज बेहद खास बात उन्होंने कही। अक्सर एक बात देखने को मिलती है संघ को लेकर लोगों के मन में, यानी कि आम लोगों के मन में आज भी कई जिज्ञासाएं रहती हैं। खासकर विरोधी तरह तरह के आरोप लगाते हैं या आम व्यक्ति कहता है कि संघ आखिर क्या है। तो आज उन्होंने इससे एक बड़ी बात कही कि संघ कार्य के बारे में उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि संघ ऐसे ही समझ में नहीं आता, संघ को समझने के लिए प्रत्यक्ष अनुभूति की आवश्यकता होती है, जो संघ में प्रत्यक्ष आने के बाद ही प्राप्त हो सकती है। कई लोगों ने संघ की स्पर्धा में संघ जैसी शाखाएं चलाने का उपक्रम किया, लेकिन 15 दिन से ज्यादा वो शाखाएं नहीं चल पाई। यानी कि कई ऐसे संगठन भी आए लोकप्रिय अस्तित्व में जिन्होंने संघ की नकल करते हुए शाखाएं लगाना, संघ की नकल करते हुए अन्य क्रियाकलाप करने के प्रयास किए, वो चल नहीं पाया। तो उन्होंने कहा संघ को समझना है तो आप संघ में आइए, प्रत्यक्ष अनुभूति करिए, तभी आप संघ को समझ सकते हैं। जी बिल्कुल। साथ ही इस कार्यक्रम में कौन कौन यहाँ पर जो है अतिथि यहाँ पर मौजूद रहे?
देखिए, तमाम जो संघ के इसमें जिन्होंने जीवन को देखा है, संघ के प्रचारक जो रहे थे, उनके जीवन को निकटता से देखा, वो उसमें मौजूद रहे। पाठ्यक्रम में कार्यक्रम आयोजित किया गया था और इसमें मुख्य जो कार्यक्रम था उसका उद्बोधन संचालक मोहन भागवत का रहना था। मोहन भागवत के उद्बोधन से कार्यकर्ताओं में जो संघ के स्वयंसेवक है उनके अंदर एक अनुभूति आई, उनके अंदर एक जागृति आई। क्योंकि मैं जैसा मैंने पहले कहा था पुनपुर कि ये एक आम जनता के बीच बड़ी बेहद को लेकर दिलचस्पी रहती है, संघ आखिर है क्या, संघ की जो शाखा है उसका मकसद क्या है। क्योंकि दुनिया का एकमात्र ऐसा संगठन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिसके सबसे अधिक स्वयंसेवक प्रतिदिन मिलते हैं संघ के शाखाओं के जरिए। जी लोग, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और अब भीलवाड़ा के मांडल की बात करेंगे, जहां पर मांडल थाने से 100 मीटर दूरी पर स्थित दुकान पर दुकानदार से आधा दर्जन बदमाशों ने मारपीट की। करीब 20 मिनट चले घटनाक्रम के बावजूद पुलिस वहां पर नहीं पहुंचती है। थाने में सूचना देने के बावजूद कार्रवाई ढीले बस्ते में चली जाती है। मांडल कस्बे के रैगर मोहल्ला निवासी है पीड़ित। बदली खेड़ा क्षेत्र के बताए जा रहे हैं तमाम बदमाश। मतलब पूरा 20 मिनट तक ये घटनाक्रम चलता है, लेकिन उसके बावजूद किसी भी तरह की कोई कार्रवाई यहां पर नहीं होती है। और मांडल कस्बे के रैगर मोहल्ला निवासी है पीड़ित। तो आखिरकार सवाल ये उठता है कि ये कार्रवाई ढीले बस्ते में जाती कैसे है, क्यों जाती है। 20 मिनट तक ये पूरा घटनाक्रम यहां पर चलता रहता है। भीलवाड़ा के मांडल की तस्वीरें आप देख लीजिए। और देखिए, सबसे हैरानी की बात यह है, जब दुकान पर मारपीट होती है वहां से थाना महज 100 मीटर की दूरी पर है और उसके बावजूद किसी भी तरह की कार्रवाई न होना कई सवाल खड़े करता है कि आखिरकार कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है, क्या कुछ वजह रही। 100 मीटर की दूरी पर क्या आपको कानों कान खबर नहीं लगती है कि इस तरह से यहां पर बदमाशों ने मारपीट की, और वो भी तकरीबन आधा दर्जन यहां पर बदमाश आते हैं और दुकानदारों से जम करके मारपीट करके चले जाते हैं। काम कर रहा था, अचानक 5 लड़के आते हैं, मेरे भाई भी था मेरे साथ, वो खड़े खड़े बात कर रहे थे। तब तक उन्होंने फर्स्ट में लगा मेरे भाई के चटा, फिर मैंने रखा, फिर हाथापाई हुई, फिर वो ईंट लग के ईंट से मारा गया। कौन थे वो? 4-5 भिखारी के छोरे थे, मैं उनका नाम वाम नहीं जानता। मैं शॉप पे काम कर रहा था, अचानक 5 लड़के आते हैं। सुमेरपुर के शांतिनगर से 19 साल की युवती के लापता होने का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। परिजनों ने जहां पर अपहरण की आशंका जताई है, तो वहीं अब उन्होंने आरोप लगाया कि राजनीतिक दबाव के चलते पुलिस प्रभावी कार्रवाई नहीं कर रही है। रविवार को बड़ी संख्या में समाजजनों ने सिटी थाना पहुंच करके त्वरित कार्रवाई की मांग उठाई। उन्होंने बताया कि बीते 2-3 महीनों से उत्तम घाची, जो कि चातियों का बास का रहने वाला है, युवती को परेशान कर रहा था और उसे भगाकर शादी करने की धमकियां दे रहा था। परिजनों को संदेह है कि वही युवती को बहला फुसला कर ले जा चुका है। परिजनों ने बताया कि उनकी बेटी 14 नवंबर को सुबह करीब 11 बजे से घर से लापता है। परिजनों ने अनेक स्थानों पर तलाश भी की, लेकिन कुछ भी नहीं पता लगा। समाज के लोगों ने साफ तौर पर यह चेतावनी दे दी है कि यदि तुरंत कार्रवाई नहीं की गई तो सिटी थाना परिसर के बाहर घेराव किया जाएगा। तो वही थाना पुलिस का कहना है कि युवती की तलाश के लिए लगातार कोशिशें जारी है और जल्द ही उसे दस्तयाब करके लाया जाएगा। तो सुमेरपुर की ये तस्वीरें, 19 साल की युवती के लापता होने का ये मामला है और परिजन यहां पर अपहरण की आशंका जता रहे हैं। परसों 11 बजे तक है लापता, छोरो लेन गयो है, छोरो है फोन रोकनो है, मेरे पेरेंट्स हैं, लेकिन 11 बजे मेरे रिपोर्ट दर्ज कर रही है, 12 बजे 3 दिन हुआ, लेकिन मोहन काले सबूत बोलियो कि मैंने बहन भाई हाथी है, लेकिन ये लोग कोई कार्रवाई नहीं करे रही है, अजय तक कोई कार्रवाई नहीं करे न बहन मैंने बेटे है, लेकिन कोई ये कार्रवाई नहीं करे, क्यों नहीं करे रही है। अगर खुद ही बच्चे की तो क्या करे के और कौन चोरा माते डाउट है, वन चोरा उस नाम लीधो है, उत्तम करे नाम है, मेरे बहन मैंने है हाथी है, न घोसियारा सो रहा है। पीड़ित पक्ष ने कि परसों से इन्होंने मुकदमा दर्ज कराया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इन्होंने नामजद रिपोर्ट लिखवाई कि भाई इस पे हमें संदेह है,
न तो उसके पेरेंट्स से, उनके जानकार से उसका बच्चे का मोबाइल चालू है, उसकी लोकेशन चालू है, लेकिन पुलिस 2 दिन से कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि ये किस प्रकार का प्रशासन है कि आज यहाँ पे मंत्री के गली के वार्ड से एक बच्ची को कोई बेला फुसला कर ले जाए और उसके 3 दिन तक कार्रवाई नहीं हो, तो ये किस प्रकार की सरकार है? ये पर्ची सरकार का ये नतीजा हो रहा है कि आज पीड़ित पक्ष को सुनने वाला कोई नहीं है। कल तक उसका मोबाइल चालू था, आज उसकी मोबाइल बंद कर दिया, लोकेशन नहीं है। तो हमें पूरा यकीन है कि पूरा प्रशासन मिला हुआ है। और जिस प्रकार से हम यहाँ पे ये संदेह व्यक्त किया जा रहा है कि संदेह के ये क्लियर कट है कि जो जिस पे संदेह है, जो संदिग्ध व्यक्ति है जो लेके गया है बालिका को, उसकी जाति विशेष का व्यक्ति प्रदेश का शीर्ष नेतृत्व कर रहा है, भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष है, इसलिए उसके दबाव में आकर पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि इस भाजपा की सरकार में कोई महिला बालिका कोई सुरक्षित नहीं है। उसको सुरक्षा के लिए आम जन को सड़कों पे आना पड़ रहा है। आज 3 दिन से यहाँ पे है और पूरा जब शिवगंज सुमेरपुर की जनता यहाँ पे आके खड़ी है तब जाके ये कुछ कार्रवाई हो रही है कि उनके पेरेंट्स को, लड़के के पिता को अभी लाके पूछताछ की जा रही है कि आपका बेटा कहाँ है, जबकि ये 3 दिन से यहाँ पे कह रहे हैं उसकी कोई कार्रवाई नहीं है। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा प्रशासन को कि वो तुरंत से तुरंत हमारी बालिका को लाकर यहाँ पर दे, परिजनों को सुपुर्द करे, और नहीं तो यहाँ पे सभी 36 कौम और माली समाज के नेतृत्व में भयंकर आंदोलन किया। और अब भिवाड़ी की बात करेंगे, जहां पर पुलिस और गौ तस्करों के बीच में मुठभेड़ ने इलाके में सनसनी फैला दी है। गौ रक्षकों की सूचना पर आरटीओ ऑफिस के पास पिकअप रोक करके तलाशी ली गई, जिसमें एक गाय पहले से लदी मिली और तस्कर अन्य गायों को जबरन ठूसने की कोशिश कर रहे थे। मौके पर पहुंची पुलिस और 4 कुख्यात तस्करों को हिरासत में ले लिया गया है। भागते समय आरोपियों ने पुलिस पर फायरिंग की, लेकिन पुलिस ने हालातों को कंट्रोल में रखा। पिकअप वाहन जब्त कर गाय को सुरक्षित गौशाला भेजा गया। आज दिनांक 16 नवंबर को भिवाड़ी के फेज 3 थाना क्षेत्र के अंदर सुबह जब गश्त में जाता था तब उनको मुखबिरों से सूचना मिली कि कुछ व्यक्ति हैं जो एक पिकअप में गाय चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ लोग उनको गायों को यहाँ से तस्करी करने की फिराक में। सूचना मुखबिर से थी और उसकी पुष्टि के लिए वहाँ पर जाब्ता पहुँचता है। तो जाब्ता के सामने ये देखते हुए वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। भागने के दौरान उन्होंने पुलिस पर फायरिंग भी करी। फायरिंग करते हुए जब वो वहाँ से भाग रहे थे तो उनकी वाहन क्षतिग्रस्त हो जाता है। वाहन क्षतिग्रस्त होने के बाद ये जब इधर उधर भागते हैं तो इनकी चोटें आती। चोटें आने के बाद इनको दस्तयाब करके पुलिस द्वारा इन्हें जरूरी इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। इलाज के बाद इनको थाने लाकर इनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जा रही है। सर, इसके अंदर राहुल के ऊपर कितने? इनमें 4 मुलजिम पकड़े गए हैं। एक का नाम है राहुल सन ऑफ रूजदार मेव, रेजिडेंस ऑफ अडबर थाना नूर सदर, जिसकी उम्र करीब 30 साल है। इसके खिलाफ करीब 42 मुकदमे दर्ज हैं। जो पहला मुकदमा इसका 2012 का दर्ज है। ये आदतन हत्या, लूट, डकैती, राहजनी, नकबजनी और गो तस्करी ऐसे मामलों में वांछित रहता है। और इसके अतिरिक्त यहाँ पर साहिल सन ऑफ ताहिर मेव, थाना टाई, तारिफ सन ऑफ शहाबुद्दीन मेव, सुड़ाका थाना, अनिस सन ऑफ माजिद मेव, सुड़ाको थाना नू सदर। तो इन चारों को पुलिस ने दस्तयाब किया है। इनकी कुछ चोटें आई हैं जिनका इलाज करवा दिया गया है। हमारे अभी जो बरामदगी है वो एक गाय की है। इसके अतिरिक्त जो वाहन ये इस्तेमाल कर रहे थे उसके बारे में जब इनसे पूछा गया तो वो भी चोरी का होना बता रहे हैं, जिसके खिलाफ जो इनके खिलाफ उसके संबंधित भी विधिक कार्रवाई की जाएगी। फायरिंग में सर इस्तेमाल इसके अतिरिक्त इन चारों के अतिरिक्त भी कुछ लोग थे जो इनके साथ थे, जो प्राथमिक पूछताछ में आए कि 3-4 लोग इनके साथ और रहे हुए थे, जो सुबह का फायदा उठाते हुए वहां से भाग गए, जिनको दस्तयाब करके उनके खिलाफ भी विधिक कार्रवाई की जाएगी। अभी तक जो प्राथमिक पूछताछ में चीजें आई हैं उतनी हैं, अभी अनुसंधान चल। और अब पाली के सोजत की बात करेंगे, जहां पर मेहंदी फैक्ट्री में लगी भीषण आग, एक व्यक्ति की मौत हुई है और 2 गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को सोजत राजकीय अस्पताल से प्राथमिक उपचार के बाद में हाई सेंटर रेफर किया गया। देर रात की घटना बताई जा रही है। 2 दमकल और अन्य टैंकरों से कड़ी मशक्कत के बाद में आग पर काबू पाया गया। आग इतनी ज्यादा भीषण थी कि आग से मेहंदी फैक्ट्री में अंदर ही जाना मुश्किल हो जाता है। और तस्वीरें जो आप देख पा रहे हैं, आग की लपटों से ही आग की भयावहता का अंदाजा आप साफ तौर पर लगा सकते हैं। देर रात जेसीबी की सहायता से फैक्ट्री की दीवार तोड़ करके अंदर प्रवेश कर बाहर जो अंदर लोग फंसे हुए थे उनको बाहर निकाला गया। इस दौरान एक व्यक्ति का जला हुआ शव भी बरामद किया गया। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया है।
हिंडौली के बड़ानिया गांव क्षेत्र के सरदारों का टपरा में जमीनी विवाद को लेकर के मुजरिम की तलाशी में हिंडौली पुलिस की टीम पर घात लगाकर हमला करने का मामला देखने को मिला है। जानकारी के मुताबिक दो पक्षों में जमीन में विवाद चल रहा था। मामले में आरोपियों की तलाशी को लेकर हिंडौली पुलिस की टीमें गई हुई थी और तभी घात लगाकर बैठे आधा दर्जन से ज्यादा महिला पुरुषों ने पुलिस की टीम पर हमला कर दिया। हमले में हिंडौली पुलिस के 2 जवान भी घायल हुए। फिलहाल दोनों जवानों का अस्पताल में उपचार करवाकर हिंडौली पुलिस अग्रिम कार्रवाई करने में जुटी हुई है। तो पुलिस पर हमला करने की घटना देखने को मिली है। जमीन विवाद के आरोपियों की तलाश में अब पुलिस जुट चुकी है और बताया ये जा रहा है कि आधा दर्जन से ज्यादा महिला और पुरुष दोनों ने घात लगा करके यह हमला किया। पुलिस ने इस पूरे मामले को दर्ज किया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। तो पुलिस पर ही हमला कर डाला है। जो पुलिस रक्षक बने रहते हैं उन्हीं पुलिस पर इस तरह से हमला करना वाकई में बहुत शर्मनाक है। हमले में हिंडौली पुलिस के 2 जवान घायल बताए जा रहे हैं और फिलहाल घायलों का अस्पताल में उपचार करवाया गया है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। पुलिस ने पूरे मामले को दर्ज किया और आगे की जांच शुरू कर दी है। तो हिंडौली में ये घटना देखने को मिली। आधा दर्जन से ज्यादा महिला पुरुषों ने घात लगा करके हमला किया। कमलेश, ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। कमलेश, आखिरकार क्या वजह रही जो आधा दर्जन पुरुष महिलाओं ने इस तरह से पुलिस पर हमला किया? फिलहाल जो घायल है उनकी हालत कैसी है? हालांकि ये हमला पुलिस पर किया गया है तो एक बहुत बड़ी बात हो जाती है कि जब पुलिस वहां मौके पर पहुंची तो दोनों से समझाइश की जा रही थी। दोनों पक्षों को समझाइश करने के लिए पुलिस पहुंची थी। ये जमीन का मामला है जो हिंडौली थाना क्षेत्र के बड़ा नया गांव के सरदारों का टपरा में जमीनी विवाद को लेकर ये मामला था, जिस पर पुलिस जो है इनकी समझाइश करने पहुंची थी। इसी दौरान दोनों पक्षों के आधा दर्जन महिला पुरुषों ने इनके ऊपर घात लगाकर हमला कर दिया, जिसमें 2 पुलिस के जवान जो हैं घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया। फिलहाल उनको मामूली चोटें आई हैं, लेकिन ये एक गंभीर मामला है। इस पर पुलिस के आला अधिकारी भी पूरी नजर बनाए गए हैं और आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस की टीमें गठित की गई है। ठीक है कमलेश, यहाँ पर जिन महिला पुरुषों ने हमला किया उनका क्या कुछ कहना है इस बारे में? ये जब महिला पुरुषों ने हमला किया तो उस दौरान जो महिला पुरुष थे वो मौके से फरार हो गए, तो उनसे तो इस तरह की कोई बात हो नहीं पाई है। लेकिन ये था कि पुलिस समझाइश करने पहुंची थी और ये मामला पहले भी थाने में था और अच्छा। ये जो जमीनी विवाद था ये लगातार चला आ रहा था। इसी को लेकर आज विवाद बढ़ गया, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची थी और दोनों पक्षों को समझाइश करने के लिए पुलिस कोशिश कर रही थी। इसी दौरान ये हमला हुआ, जिसमें पुलिस के 2 बहुत जवान। शुक्रिया कमलेश तमाम जानकारी देने के लिए। बढ़ते आगे, डूंगरपुर जिले के रामसागड़ा थाना क्षेत्र में एक बाइक तेज गति से चलाते समय असंतुलित होकर के स्लिप हो गई, जिससे बाइक सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई तो वहीं दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस की मौजूदगी में आज शव का पोस्टमार्टम करा के परिजनों को सुपुर्द किया गया। गिरीश कोटेड़ नाम का युवक, जिसकी उम्र 40 साल थी, अपने दूर के भाई प्रकाश कोटेड़ के साथ में उसकी मोटरसाइकिल पर बैठकर वीरपुर गांव गया था। रात को करीब 8 बजे शरम मार्ग पर जीएसएस के पास में प्रकाश कोटेड़ ने तेज गति से बाइक चलाई। लापरवाही पूर्वक वाहन को अनियंत्रित करके स्लिप करा दिया, जिस वजह से गिरीश कोटेड़ की नीचे गिरने से मौके पर ही मौत हो गई। और अब टोक के उनियारा की बात करेंगे। नगर फोर्ट ककोड़ रोड को जाम करने का मामला देखने को मिला है। रोड जाम की सूचना पर पहुंचे नगर फोर्ट तहसीलदार ने 18 नवंबर को रास्ता अतिक्रमण मुक्त कर सुचारू करने का लिखित में आश्वासन दिया। तहसीलदार और पुलिस की समझाइश के बाद में तहसीलदार के लिखित में आश्वासन देने पर ही लोगों ने रोड जाम को हटाया। रोड जाम हटने के बाद जाम में फंसे लोगों ने राहत की सांस ली। जाम लगाया, क्या कारण है, क्या समस्या है आप लोगों की? 2 साल से हमारे खेत में बीज फसल चौमासे की कुछ भी फसल नहीं हुई। हमारे खेत हमारे रास्ता बंद है,
हमारे को नहीं जाने देने, जाते हैं ना तो उड़े सुड़े आदमी मन नहीं मारने पा रहे। हम कानून से मदद लेना चाहते हैं। तो इस संबंध में किसी को अवगत करवाया क्या आपने? किया हर जगह। अभी आपकी क्या मांग है? अभी हमारी मांग है कि हमारे रास्ता खोल के जाए, यहाँ पे आए आप देखे प्रशासन, हम उनसे मांग करें। तो जो तरीका है ये गलत है ना? गलत काय का तरीका है? हम गलत क्यों कर रहे हैं? हम कानून की बात सुनना चाहते हैं। तो आम आदमी को परेशानी हो रही है, महिलाएं पुलिस आपको परेशानी, हमारे को नहीं हो रही क्या? हमारे बच्चे भूखे मरे, हमारे जानवरों के लिए कुछ चारा हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। जो बोए वो भी खेत में रह गई, उसको कहाँ से लेके आए हम? जब हमारे साधन नहीं जाए क्या माथे पे लेके आए क्या? नहीं, इतने दिन बोले माथे पे आती है क्या? अब खोद के फसल बाए क्या? रास्ते के अतिक्रमण से संबंधित था, तो इसको मैं लिखवा रहा हूँ। एक ओपी रास्ता होगा, नियत देना हमको पुलिस आपका, लेकिन रास्ते को थोड़ा। वर्तमान में कोई दिनांक दी गई है? क्या हुआ? वर्तमान में कोई तिथि दी गई है? कब तक का आश्वासन? और अब राजधानी यानी कि जयपुर की बात करेंगे, जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 27 नवंबर को पर्यटन विभाग की प्री समिट में भाग लेंगे। 10 दिसंबर को प्रस्तावित प्रवासी राजस्थानी दिवस कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर के कार्यक्रम रखा जाएगा। प्री समिट में पर्यटन क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञ संवाद करेंगे। कार्यक्रम में 2 सत्र आयोजित किए जाएंगे। पहले सत्र में राजस्थान ईयर राउंड टूरिस्ट डेस्टिनेशन और दूसरे सत्र में राजस्थान राइजिंग बिल्डिंग इंडियाज प्रीमियर एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन विषय पर विशेषज्ञों के द्वारा चर्चा की जाएगी। प्री समिट में टूरिज्म, ट्रैवल और होटल सेक्टर से जुड़े व्यवसायी भी भाग लेंगे। कार्यक्रम में प्रवासी राजस्थानियों को सम्मानित किया जाएगा। तो ये पूरा स्केड्यूल आप देख सकते हैं। कई विषयों पर विशेषज्ञों के द्वारा चर्चा की जाएगी। टूरिज्म से जुड़े, ट्रैवल से जुड़े, होटल सेक्टर से जुड़े जितने भी व्यवसायी होंगे वो भाग लेंगे। कार्यक्रम में प्रवासी राजस्थानियों को सम्मानित भी किया जाएगा। आपको ये भी याद होगा, हैदराबाद हो या फिर कोलकाता हो, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा प्रवासी राजस्थानियों से रूबरू होने भी गए थे। एक कम्युनिकेशन प्रोग्राम वहां पर रखा गया था और उसके बाद अब ये तस्वीर जब प्रवासी राजस्थानियों को सम्मानित किया जाएगा और इसको लेकर के तमाम तरह की तैयारियां भी शुरू कर दी गई है। प्री समिट में पर्यटन से जुड़े विशेषज्ञ इसमें भाग लेंगे। टोटल 2 सेशन यहां पर रखे जाएंगे और ज्यादा जानकारी के लिए पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा, क्या कुछ इसका एजेंडा है? देखिए नुपुर, 10 दिसंबर को राजस्थान में प्रवासी दिवस का आयोजन किया जा रहा है। ये बड़ा कार्यक्रम है राजस्थान सरकार का। इसमें तमाम वो राजस्थानी उद्योग शिरकत करेंगे जिन्होंने अपने उद्योग अलग अलग राज्यों में या देश के बाहर स्थापित किए हैं। अपने हुनर के दम पर उन्होंने पहचान बनाई है। मकसद ये है कि वो तमाम प्रवासी राजस्थानी जो अपने हुनर के दम पर राजस्थान का नाम देश दुनिया में रोशन कर रहे हैं, वो अपने उद्योग धंधे राजस्थान में स्थापित करें ताकि राजस्थान में भी विकास के पंख लग सके, राजस्थान और आगे बढ़ सके। समय 10 दिसंबर को राजस्थान दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इससे पहले अलग अलग राज्यों में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में प्री समिट का आयोजन 27 नवंबर को जयपुर में किया जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शिरकत करेंगे। और ये पर्यटन विभाग की ओर से प्री समिट है, इसमें 2 सत्र आयोजित किए जाएंगे। पहले सत्र में राजस्थान ईयर राउंड टूरिस्ट डेस्टिनेशन, दूसरे सत्र में राजस्थान राइजिंग बिल्डिंग इंडिया प्रीमियर एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन विषय पर विशेषज्ञों द्वारा पर्यटन से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा होगी। इसमें टूरिज्म, होटल, ट्रेवल सेक्टर के एक तमाम जो लोग जुड़े हुए वो इसमें शिरकत करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो ये पूरा कार्यक्रम रहने वाला है, प्रवासी राजस्थानियों को सम्मानित यहाँ पर किया जाएगा, सेलिब्रेशन रहने वाला है।